फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है किम जोंग उन अपने खिलाड़ियों को गोल्ड ना लाने पर क्या सजा देते हैं, ओलंपिक्स ट्रुथ ऑफ नॉर्थ कोरिया। चलो देखते हैं भाई। तो वो वीडियो शुरू करते हैं, पर दिल दुख 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 होने लग गया टाइटल ही पढ़ के। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और यार, कई बच्चों का ये सपना होता है अपने देश के लिए एक ओलंपिक एथलीट बने, लेकिन नॉर्थ कोरिया में नहीं। यहाँ सपना हो या ना हो, किम जोंग उन ने कहा एथलीट बनने का तो बनने का। इनफैक्ट यहाँ पर भी उनके एथलीट्स उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं, बल्कि उनके कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, यानी उनके सॉन्ग बन के बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं। और इन एथलीट्स को भी धमकाया जाता है कि उन्हें मिनिमम 20 मेडल्स तो कंपलसरीली जीतने ही होंगे, जिसमें से भी 5 गोल्ड होने चाहिए। लेकिन अब यार, हमने ये देखा है कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गाना सुनने पर ही गोली मार दी जाती है। तो अब जरा सोचो कि इन एथलीट्स का ये गोल्ड मेडल नहीं जीतने पर क्या हाल होता हो। एंड आई मीन, लेट्स बी रियलिस्टिक। ओलंपिक्स में हारने के बाद नॉर्थ कोरिया वापस आने से तो अच्छा है वहीं से भाग जाए। तो फिर आखिर ये एथलीट्स वहां से भागते क्यों नहीं? ऑब्वियसली उन पे 100 तरीके के रेस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं। एंड इनफैक्ट इन एथलीट्स की तकलीफें यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इनके सुप्रीम लीडर की नजरों में वो कोई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ कोई खेल के प्यादे हैं। एंड ओलंपिक्स भी खेल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का एक मैदान है। एंड इसी पॉलिटिक्स के कारण जब साउथ कोरिया ओलंपिक को होस्ट कर रहा था, तब नॉर्थ कोरिया ने वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया ताकि वहां पे ओलंपिक्स का गेम ही कैंसिल हो जाए। लेकिन ये तो बस पॉलिटिक्स खेलने का एक तरीका था। ऐसे और कई सारे तरीके हैं जो नॉर्थ कोरिया यूज करता है। सो वेल, आज के वीडियो में हम बिल्कुल यही जानेंगे कि एक नॉर्थ कोरियन ओलंपिक एथलीट की लाइफ कितनी हार्ड होती है और कैसे नॉर्थ कोरिया ओलंपिक्स में खेलता है। लेट्स फाइंड आउट। सो वेल, सबसे पहले जानते हैं वहां के सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग के बारे में। वेल, नॉर्थ कोरिया में एथलीट्स का सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी हटके है। बेसिकली नॉर्थ कोरिया में ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि तुम एथलीट बनना चाहते हो या नहीं, बस सिर्फ सुप्रीम लीडर ने कहा कि तुम एथलीट बनोगे तो फिर तुम बनो। तो वैसे नॉर्थ कोरिया में होता ये है कि वहां पर होने वाले नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स या फिर कोई स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट्स में खेलने वाले बच्चों में से किम जोंग उन खुद या फिर उसका कोई आदमी बेस्ट एथलीट्स को चूज करता है, और फिर उन बच्चों को सब कुछ छोड़ छाड़ कर ट्रेनिंग कैंप्स में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, यानी अगर तुम अच्छा खेलते हो और प्लस तुम्हारा सॉन्ग बन भी ऊपर है, मतलब तुम अपर कास्ट के हो, तो ही तुम सिलेक्ट हो जाओ। बट अगर तुम्हारा सॉन्ग बन कम है तो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि तुम कितने अच्छे खिलाड़ी हो, सिलेक्ट नहीं हो। अब चलो, सिलेक्शन तो हो गया, अब जानते हैं इनके ट्रेनिंग के प्रोसेस के बारे में। अब ये सारे जो लकी बच्चे हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें सीधा ट्रेनिंग कैंपस में भेज दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी ट्रेन किया जाता है। लेकिन किस तरह की मेंटल ट्रेनिंग होती है? वेल, इन कैंप्स में होने वाले मेंटल ट्रेनिंग का एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया नॉर्थ कोरिया से भागे हुए नेशनल एथलीट ली जी योंग ने। वेल, सो अब जानते हैं कि ली जी योंग ने अपने इंटरव्यू में पूरी दुनिया को क्या बताया। उनका कहना था कि इन कैंप्स में बच्चों को लिटरली ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि किस तरीके से उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए उन्हें इन कॉम्पिटिशन में जीतना है ताकि वो अपने सुप्रीम लीडर के एहसानों को चुकता कर सके। और फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाने से पहले तो एथलीट्स को कंपल्सरीली वापस से ये पूरी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, और उस दौरान उन सारे लोगों को लिटरली बाहर निकाल दिया जाता है जो अपने लीडर और उनके आइडियोलॉजी की तारीफ करते वक्त जरा सा भी कतराते हैं, यानी तारीफ करते वक्त बिल्कुल भी ये वो कुछ नहीं करने का। और साथ ही ऐसे लोगों को भी निकाल दिया जाता है जिन पर ऑफिशियल्स को ये डाउट होता है कि ये इंसान दूसरे देशों में जाकर भागने की कोशिश करेगा या फिर दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करेगा। और शायद इसीलिए अगर आप कभी भी देखोगे तो नॉर्थ कोरियन एथलीट्स जीतने के बाद भी कभी भी प्रेस से या मीडिया से बात नहीं करते, और जो करते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर और उनके शासन की तारीफ ही करते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को ही उसी तरीके से ट्रेन किया जाता है। लेकिन द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, अगर यहाँ के प्लेयर्स हार जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि किम जोंग उन हर इंटरनेशनल गेम में एक फिक्स नंबर ऑफ मेडल्स की डिमांड करता है। सो अगर एथलीट्स जीत के घर वापस आते हैं तो उन्हें बड़े बड़े आलीशान सी व्यू बंगले दिए जाते हैं, उन्हें लग्जरी गाड़ियां दी जाती है, और तो और उनका पब्लिकली सबके सामने सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि वो सारा पब्लिक सम्मान पब्लिक शेमिंग में बदल जाता है। लिटरली एथलीट्स को उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी, घर वालों और हजारों लोगों के सामने ताने पर ताने मारे जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में हारी हुई नॉर्थ कोरियन टीम के साथ। 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में बुरी तरह से हारने के बाद जब नॉर्थ कोरियन टीम और उनके कोचेस वापस से नॉर्थ कोरिया में आए तो उन्हें हजारों लोगों के सामने और दूसरे नॉर्थ कोरियन एथलीट्स के सामने तक लगातार 6 घंटे के लिए जलील किया गया था।
अब जलील करने के बाद भी यहाँ पे रुकता नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज जो किम करता है वो ये है कि इनसे मजदूरी करवाई जाती है, जैसे कि रास्तों पर खड्डे भरने का काम करना, सड़कों पर झाड़ू मारना या फिर कोयले की खान में काम करना। लेकिन इसके अलावा भी कई बार इंटरनेशनल कंपटीशन में हारे हुए एथलीट्स के साथ इससे भी बुरा किया जाता है। उन्हें कई बार उनके घर से बाहर निकालकर उनके राशन कार्ड को सरकार जब्त कर लेती है, जिसकी वजह से बेघर होने के साथ साथ वो भूखमरी से भी जूझने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में खाना सिर्फ और सिर्फ राशन के दुकानों से ही खरीदा जा सकता है, और जब उनका राशन कार्ड ही नहीं है तो उनको खाना कैसे मिलेगा। एंड नाउ जस्ट इमेजिन, खेलते वक्त उन नॉर्थ कोरियन एथलीट्स को सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स का ही नहीं बल्कि इन सारी चीजों की वजह से भी दुनिया भर के प्रेशर में परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। बट यार इतना सब कुछ झेलने के बजाय इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में ये सारे एथलीट्स वहीं से भाग क्यों नहीं जाते? सो वेल, ना भागने के पीछे का कारण ये है कि उन पर 24/7 निगरानी रखी जाती है। हाँ, सच में पूरे 24 घंटे निगरानी रखी जाती है, और यहाँ तक कि एथलीट्स को अकेले बाथरूम तक जाने की परमिशन नहीं होती है, और वो जिन रूम्स में ठहरते हैं वहाँ पर भी 2 लोगों को साथ में रखा जाता है उन पर नजर रखने के लिए। एंड माइंड यू, एथलीट्स पर नजर रखने वाले ये डजन भर लोग जो है वो कोई कोचेज या फिर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, बल्कि ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। इनका सिर्फ यही काम होता है, पूरे 24 घंटे देखते रहना कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है। एंड ऑब्वियसली इतनी कड़ी निगरानी रखने के पीछे का कारण यही है कि नहीं चाहता है कि वहाँ के एथलीट्स को कोई भी एक्सपोजर मिले। एंड ऑब्वियसली दूसरा कारण ये है कि किम जोंग उन ये नहीं चाहता है कि एथलीट्स वहाँ से भाग जाए या फिर भागने की कोशिश भी करें। चलो, पहला रीजन एथलीट्स के नहीं भागने के पीछे का ये है कि ऑब्वियसली 24/7 निगरानी में वो भागेंगे कैसे। लेकिन दूसरा कारण भी है, दूसरे देशों में गए हुए नॉर्थ कोरियन एथलीट्स और साथ ही नॉर्थ कोरिया में रहने वाले उनके परिवार पर भी नॉर्थ कोरिया नजर रखता है, क्योंकि अगर वो एथलीट वहां से भागने की जरा से भी कोशिश करता है तो उसके साथ ही उसके परिवार को भी जेल में डाल दिया जाता है और गंदा वाला टॉर्चर किया जाता है। और इसीलिए ज्यादातर एथलीट्स भागने का सोचते तक नहीं, और आज तक ऐसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में सिर्फ 2 ही एथलीट्स भाग चुके हैं, बैंग वू यंग और ली जी यंग। तो वेल, अब आते हैं फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, क्या नॉर्थ कोरिया के लिए स्पोर्ट्स भी, ओलंपिक्स भी एक पॉलिटिक्स है? वेल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1988 ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया ने किया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट। दरअसल 1988 में जब साउथ कोरिया अपना पहला ओलंपिक्स होस्ट कर रहा था, तब नॉर्थ कोरिया के 2 जासूसों ने एक प्लेन को ब्लास्ट करके 115 लोगों की जान ले ली। अब इस अटैक के पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल था, जलन। नॉर्थ कोरिया जल रहा था कि ओलंपिक्स होस्ट करने का मौका साउथ कोरिया को ही क्यों मिला, नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं, या फिर एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया को को होस्ट करने का मौका तो देना चाहिए था। फिर ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने वही किया जो करने में वो बिल्कुल माहिर है, बॉम्ब फोड़ देना। नॉर्थ कोरिया ने सोचा कि इस अटैक की वजह से दूसरे कंट्रीज में ये डर फैल जाएगा और ओलंपिक्स कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी ओलंपिक्स कैंसिल बिल्कुल नहीं हुआ और साउथ कोरिया में ही बहुत ही जोरों शोरों से मनाया। अब पहला प्लान फेल होने के बाद 2018 में जब साउथ कोरिया फिर से ओलंपिक्स को होस्ट करने वाला था, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने 22 एथलीट्स और डजन भर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनके साथ 230 सुंदर चीयरलीडर्स की एक टीम भेज दी, जिनका काम था नॉर्थ कोरियन प्लेयर्स को खेल के दौरान चीयर करना। लेकिन एक मिनट, इसमें स्ट्रैटेजी कहाँ पे आई? वेल, इन चीयर लीडर्स को भेजने के पीछे का नॉर्थ कोरिया का पहला मकसद था साउथ कोरिया को नीचा दिखा के पूरी दुनिया को ये बताना कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर है। एंड आयरॉनिकली वो कामयाब भी हो गए, क्योंकि लिटरली अपने ये एनर्जेटिक और चार्मिंग परफॉर्मेंस से इन चीयर लीडर्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन पूरे 2018 ओलंपिक्स की हाईलाइट ये आर्मी ऑफ ब्यूटीज ही बन गई थी। अब यहाँ पर शायद से साउथ कोरिया को जलन हुई होगी कि आप खुद ही सोचिए ना, पूरा का पूरा ओलंपिक्स होस्ट किया साउथ कोरिया ने, पर फिर भी न्यूज में हर जगह चर्चा नॉर्थ कोरिया की ही ज्यादा थी। बट यहाँ पर इस सब के दौरान लोगों ने तभी भी नॉर्थ कोरिया का दूसरा मकसद नहीं देखा। फिर 2018 में नॉर्थ कोरिया कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग कर रहा था और पूरी दुनिया उस समय उसको क्रिटिसाइज कर रही थी और ये कह रही थी कि नॉर्थ कोरिया सबके लिए थ्रेट है। बट ओलंपिक्स के बाद जब जब न्यूज में नॉर्थ कोरिया की चर्चा हो रही थी, तब तब न्यूज न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की नहीं, बल्कि सरप्राइजिंगली नॉर्थ कोरिया की आर्मी ऑफ ब्यूटीज की हो रही थी। और कुछ इस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने पूरे के पूरे नैरेटिव को ही चेंज कर दिया था। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे चीजों को मैनिपुलेट करके कैसे खुद को अच्छा दिखाया जा सकता, लेकिन तभी भी नॉर्थ कोरिया की इस आर्मी ऑफ ब्यूटीज की एक प्रॉब्लम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सारी लड़कियां कोई चीयरलीडर्स नहीं, बल्कि नॉर्मल स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां थी, जिन्हें जबरदस्ती किम जोंग उन के शासन ने ओलंपिक्स में जाके बस सिर्फ सुंदर दिखने के लिए ही चूज किया था। और इन पर भी बाकी एथलीट्स की तरह ही कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस थोपे गए थे कि ना ही वो ओलंपिक्स में बाहर के किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं और ना ही वो नॉर्थ कोरिया लौटने के बाद अपना कोई भी एक्सपीरियंस किसी के साथ भी शेयर कर सकते थे। और इनके साथ भी परफॉर्मेंस का
सेम रूल अप्लाई होता था। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता था तो उन्हें भर भर के गिफ्ट्स के भंडार मिलते थे, लेकिन अगर उनसे जरा सी भी कोई भी भूल हो जाती तो उन्हें भी सरेआम सबके सामने जलील किया जाता था और उनसे भी मजदूरी कराई जाती थी। अब ये सब जानने के बाद आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाने वाला है। दरअसल 40 सालों में पहली बार नॉर्थ कोरिया ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले रहा है। और ऐसा क्यों? कोरोना के डर से। उनका कहना है कि उनके यहाँ पर अब तक एक भी कोरोना का केस नहीं है, लेकिन जापान में आने के बाद नॉर्थ कोरिया में भी कोरोना के केसेस आने के चांसेस हैं। मतलब इस बार ये लोग ओलंपिक्स में आए तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर अगर ये लोग आते तो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब कांड या फिर स्ट्रैटेजी तो अपनाते ही अपनाते। सो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना। तो फ्रेंड्स, क्या बताया, माय गॉड, ये आप जो है किम जोंग यून, अजीब किस्म का आदमी है। वैसे तो किस टाइप से उसने सारे अपने वहां के लोगों को कंट्रोल में ऐसे रखा हुआ है जैसे वो इंसान नहीं है, स्लेव्स हैं। और वो भी स्लेव्स ऐसे कि वो बोलेगा तुमने जाना है, तुम सुंदर हो, तुम जाओगी चेयर लीडिंग में, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। बाकी लोगों का कोई अपना दिल, अपना दिमाग नहीं है, जो वो बोले रोबोट की तरह काम करते रहो। और कितना डरा के ब्रेन वॉश बचपन से ही किया हुआ है, ब्रेन वॉश कि तुम्हारे ऊपर एहसान हुआ है, तुमको ये करना है, अगर नहीं हुआ ये पनिशमेंट्स होंगी, किया तो तुम्हें प्राइज मिलेगा, और अगर तुम भागने की कोशिश की तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। माय गॉड, मैं वही सोच रही थी कि भैया भाग जाओ यार, यहाँ खड़े हो यहीं से चीख दो भैया किम जोंग जो गंदा है, हमें बचाओ, हमें बचाओ, और भागो वहां से भैया। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, पर वही है ना, जब तुम्हारे लव्ड वंस वहां हैं तो तुम क्या कर सकते हो। और बचपन से तुम्हारे दिमाग पे इतना असर जो किया हुआ है, तो बाहर आके क्या करोगे। पर कह रहे हैं कि 2 थे ऐसे जो भागे। तो अब मुझे मेन क्या है कि मुझे पता करना है कि वो कैसे भागे थे, और फिर वहां पे क्या हुआ जब वो भागे। तो क्या उनके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, कोई अपना नहीं था वहां पे, क्या अगर था तो वहां क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं। तो आई होप कोई ऐसी वीडियो हो जिससे पता चले भागे कैसे थे और अब क्या कर रहे हैं, और वहां पे उनके लोगों को क्या हो रहा है। पर मोस्टली यही है कि एक बार आप निकल गए बाहर, तब बोलना तो बंद है, कोई कुछ बता तो सकता ही नहीं कि वहां हो क्या रहा है। तो बाय गॉड सोचो, अगर हम भगवान ना करे वहां पैदा हो गए होते तो हम भी ऐसे फंसे हुए होते हैं। ये तो भगवान का हमें थैंक यू करना चाहिए कि ऐसी कोई गंदी जगह, हम लोग ऐसे दूसरी चीजों पर होते रहे, काश ये होता, काश होता, ये सोचो तो लगता है भैया थैंक गॉड हम लोग ऐसी कोई जगह पे नहीं थे। इन लोगों की कोई फॉल्ट नहीं थी, सिर्फ पैदा हो गए। जैसे अफगानिस्तान, एक ये अफगानिस्तान का सोच के, अब एक ये सोच के, भाई इसीलिए कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का भला करना चाहिए। आपको कुछ पता नहीं आपका कहाँ पैदा, सब ठीक जगह है तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा नेक्स्ट जन्म में पता नहीं कहाँ चले जाएं। राइट। और इसीलिए जो है इसका एग्जांपल दिया जाता है डिक्टेटरशिप्स के बारे में कि किम जोंग उन जो है उनके फादर भी डिक्टेटर थे, वो भी डिक्टेटर हैं। तो डिक्टेटोरियल कंट्री है, अब वहाँ पे वही हिसाब है कि राजे वाली बात होगी, जो मन है आपका वही है, जो कहते हैं वही होगा, एक फैमिली का रूल है। और इसीलिए जिन जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है यही सिचुएशन है। कम्युनिज्म भी एक तरीके का वही है कि पार्टी का रूल है, यहाँ पे एक फैमिली का रूल है, जहाँ किंग है वो फैमिली का रूल है। पूरे मिडिल ईस्ट में किंग्स ही किंग्स हैं। तो बेसिकली इन सब कंट्रीज़ में आजकल मॉडर्न ज़माने में वियर्ड सी बात आती है कि ये कैसे है, ये क्या मतलब है कि तुम किंग हो, जस्ट बिकॉज तुम पैदा हो गए उस घर में तुम किंग बन गए और तुम्हारा रूल रहेगा सबके ऊपर, ये क्या चीज़ है। तो बहुत ही ये इलॉजिकल है। और इसीलिए जितनी भी आप कह सकते हैं डिटरमिन्ड कंट्रीज थी, उन्होंने अपने किंग्स हटा के, एक समय पे सब जगह किंग्स थे, सभी कंट्रीज में इनिशियली किंग्स थे, राइट। जैसे ऊपर आ रहे सब किंग्स थे। जिन कंट्रीज में अब किंग नहीं है, मोस्टली डेमोक्रेसी, वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, उन्होंने उनमें अकल ज्यादा थी, उन्होंने लड़ाई झगड़ा बोले और नहीं, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, ऐसा कोई किंग पिंग नहीं है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो इसीलिए मॉरली हायर ग्राउंड पे हैं, और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वो सब बोगस जगह हैं। और ये एग्जाम्पल है। और अगर आपका वहाँ जन्म होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक हेल के मुकाबले ही है। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं तो कहूँगी इसीलिए ये सोच के सारी बाकी कंट्रीज को वहाँ उनको भी आज़ाद कराने में हेल्प करनी चाहिए कि कल को पता नहीं हम ही में से किसी के जन्म वहाँ हो गया तो हो गया काम हमारा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।